जिस पेट के लिए इंतजार 2009 से हो रहा था, उस विधेयक पर अभी तक कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा है। दरअसल यह विधेयक लोकसभा में पेश तो कर दिया गया है, लेकिन यह पारित हो भी पाएगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण कानून दो अहम ऐसे विधेयक हैं जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना या सरकार की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसके भरोसे शायद सरकार 2014 के चुनाव में अपने प्रदर्शन का खाका खींच रही है। सरकार बार बार बिल को सदन से पास कराने की बात तो कहती है, लेकिन इस बार सदन में बिल तो रखा गया, लेकिन घोटालों की तोहमत झेल रही सरकार के रास्ते में विपक्ष ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक यह बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर पाएगा। खाद्य सुरक्षा और जमीन अधिग्रहण विधेयक ने संसद का मुंह तो देख लिया, लेकिन उसके पारित होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आचरण के कारण मुख्य विपक्षी पार्टी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिना मंत्रियों के इस्तीफे के बिल पर चर्चा नहीं होने देंगे। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा बिल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इन महत्वपूर्ण बिलों पर हम चर्चा के पक्षधर हैं, लेकिन जब सदन इतना तनावग्रस्त है, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग हो रही है, पुराना मामला तार्किक परिणति तक पहुंचा नहीं कि नया मामला उजागर हो गया है, उस समय पर हठीले बनकर खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा कराना एक निंदनीय प्रयास है। सरकार ने आधे अधूरे मन से कोशिश तो की, वामपंथियों का साथ भी मिलता दिखाई दिया, लेकिन सरकार में हैवी वेट वाले मंत्री शरद पवार ने सीताराम येचुरी से मिलकर सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया। दरअसल पवार ही नहीं चाहते थे कि बिना चर्चा के इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिले। इससे खींच खाई कांग्रेस ने विधेयक पारित न होने का सारा ठीकरा बीजेपी के मत्थे फोड़ दिया है। ऐसा विधेयक, एक ऐसा अधिनियम जो 67% लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करेगा, जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, शोषित है, उसको 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो आटा और 1 रुपए किलो बाकी जो ग्रेन्स है वो देगा। उस विधेयक का विपक्ष विरोध करे, उसके ऊपर राजनीति करे, इससे बड़ी मौका परस्ती और क्या हो सकती है। अब सवाल ये है कि सरकार मॉनसून सत्र तक इंतजार करेगी या इसके लिए वो अध्यादेश का सहारा लेगी। लेकिन जब सहयोगी साथ नहीं तो अध्यादेश का रास्ता भी मुश्किल दिखाई देता है। लिहाजा अब सारी उम्मीदें तो जुलाई में होने वाले मॉनसून सत्र पर ही टिकी है। टीम न्यूज नेशन। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ेंगे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर एनसी सक्सेना साहब। एनसी सक्सेना साहब वही दिमाग है जो ये फूड सिक्योरिटी बिल के पीछे है, और लैंड एक्विजिशन में भी आपने तमाम सिफारिशें की है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, जो लंबे समय से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन विधेयकों को पारित नहीं होने देना चाहती, उससे जुड़े हैं मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हन साहब, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर ये फूड सिक्योरिटी बिल है क्या, और इस नए मसौदे में सरकार ने क्या क्या प्रस्ताव रखा है। तो 63.5% आबादी को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, यह कहा जा रहा है, और साथ ही इसमें गांव की जो आबादी जिसका हिस्सा है 75% इस विधेयक के अंतर्गत लाने की बात की गई है। अगर हम शहरों की बात करें तो यह तकरीबन 50% के आसपास है। यानी एक व्यापक मसौदा सरकार लेकर आ रही है, जिसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि योजना से सरकार के खजाने पे 1 लाख करोड़ के वित्त का बोझ पड़ेगा, और सरकार को 6.5 मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होगी। सक्सेना साहब, क्या ये जमीन पे उतर पाएगा? आपने एक महत्वाकांक्षी योजना की बात तो कर ली। जी देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा।
पहली बात तो ये है कि अगर गरीब को खाना खिलाना है जी तो उसके लिए बिल की क्या आवश्यकता है? आप ऐसे ही खाना भेज दीजिए, उसके पास अनाज भेज दीजिए। यानी कि प्रशासनिक तरीके से भी आप सस्ते गल्ले की दुकानें चलाकर वहां पर गल्ला भेजकर लोगों का पेट भर सकते हैं। उसके लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। बहुत से राज्यों ने इस बात को लागू किया हुआ है, चाहे तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां कोई बिल या कोई एक्ट लागू नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये, मान लीजिए आज बिल पास हो भी जाता है, क्या हम इस हालत में हैं कि कल से गरीब को 2 रुपए पर गेहूं, 3 रुपए पर चावल मिल जाए? नहीं, भी हम तो फिर सरकार ऐसी हालत में नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक गरीबों का चयन ही नहीं किया। बिल्कुल ये नहीं पता किया कि जो 25% छूट जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में वो कौन लोग हैं, और शहरों में जो 50% का चयन किया जाएगा वो कौन लोग। लेकिन आपने ही तो ये ड्राफ्ट तैयार किया था, तो आपने ड्राफ्ट में क्या कहा था? ड्राफ्ट में कहा था कि शासन सबसे पहले चयन करे, और शासन ने हमें भरोसा दिलाया था कि 1911 के अंत तक हम सबका चयन कर लेंगे। 2011 के अंत तक जी। अब तो 13 आ गई, अभी तक चयन ही शुरू नहीं, अभी चयन समाप्ति नहीं हुई। जो प्रक्रिया चल रही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। हमने बार बार कहा ये प्रक्रिया गलत है, क्योंकि चुपचाप पता करना कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। और आइडेंटिफिकेशन हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, और यही कारण है कि डुप्लीकेसी होती है। जीवीएल नरसिम्हन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरसिम्हन साहब, आप पे ये आरोप लगा रही है कांग्रेस की आपकी वजह से ये 2 महत्वाकांक्षी विधेयक पारित नहीं हो पा रहे। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल irrelevant kind of blame on being laid on the doorstep of the BJP। इसमें बीजेपी ने सहयोग देने की बात कही, पर लेकिन इस सरकार भ्रष्ट मंत्रियों को उनको प्रोटेक्ट करने की इनकी इंटरेस्ट है, इसके कारण पार्लियामेंट में संसद नहीं चल पाया और पार्लियामेंट को फाइनली एडजर्न करना पड़ा। भाजपा अपनी तरह से सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट बिल दोनों को समर्थन देने के लिए तैयार थी, लेकिन इस सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहती है। ये सरकार मंत्रियों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। एक ऐसा विधेयक जिसका 119 साल से इंतजार हो रहा है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह किसानों के मुद्दे पे एक स्पेशल सेशन बुलाने की बात करते हैं, और ऐसा विधेयक जहां 186 देशों के मुल्क में हमारा बहुत बुरा रिकॉर्ड है, अगर हम भुखमरी सूचकांक की बात करें, वहां ये मंत्रियों के इस्तीफे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, या ये 2 ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? चलिए हम आएंगे आपके पास इसी से बाद में। डॉक्टर चौधरी, आपको लग रहा है ये सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है, दरअसल कोई चाहता नहीं है इन विधेयकों को पारित कराना? देखिए रमेश जी, 4 साल हो गए यूपीए 2 की सरकार को बने हुए। यदि ईमानदारी थी और उनकी अंतरात्मा की आवाज थी इन दोनों विधायकों को, भूमि अधिग्रहण बिल को सबसे पहले और उसके साथ खाद्य सुरक्षा विधेयक को, तो आप कर क्या रहे थे? आपको तब याद आया जब सरकार के मुंह पर कालिक पुत रही है और उसके 2 मंत्री कटघरे में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रही है, तब आपको ये बिल याद आए। ये तो एक राजनीति है, पूरा ढोंग और धोखा है। मैं पूछता हूं, जब आप बजट लाए थे तो बजट में मात्र 10,000 करोड़ का प्रावधान किया, ये कौन सा मजाक है? आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, आप वाटर मैनेजमेंट हार्वेस्टिंग के लिए आप व्यवस्था करने को तैयार नहीं है, पैदा करवाने के लिए आप तैयार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप एफडीआई रिटेल में लाके देश की कृषि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। आप कौन सी खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे और एक और सवाल कि आप कह रहे हैं 75% लोगों को गांव में देंगे। मैं पूछता हूं, वो तो खुद ही देश के लिए पैदा कर रहे हैं, आप उनको भिखारी क्यों बनाना चाहते हैं? जी, मैं आऊंगा इस मुद्दे पे। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंदिरा गांधी ने बनाया था, 5 लाख फेयर प्राइस शॉप आज देश के अंदर है, उनको आप मिटाना चाहते हैं, किसान को आप गुलाम बनाना चाहते हैं। कौन सी खाद्य सुरक्षा? चौधरी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि सक्सेना साहब ने कहा कि क्या सरकार इस विधेयक की चर्चा तो कर रही है, लेकिन क्या उसे इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने वो तमाम बंदोबस्त किए हैं जो बहुत जरूरी हैं? नरसिम्हन साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए,
बीजेपी की तरफ से दोनों बिल समर्थन देने के लिए बीजेपी ऑलरेडी ऑल पार्टी मीटिंग में कह चुकी है। इंपॉर्टेंस क्या है? बीजेपी मंत्रियों का इस्तीफा या ये दो बिल हाजिर है, बट लेकिन इस सरकार देखिए, अपोजिशन का ये भी दायित्व बनता है कि पार्लियामेंट में सरकार अपने अकाउंटेबिलिटी को छोड़ न दे। सरकार को भाजपा की जो हर वर्ग के साथ भाजपा की कमिटमेंट है, बट लेकिन लार्जर इशू ऑफ पब्लिक प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ये भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट मंत्रियों को प्रोटेक्ट करते रहेगी। बिल्कुल नरसिम्हन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक अगर पारित भी हो जाता है, जैसा कि सक्सेना साहब कह रहे हैं, आप उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपके पास क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पे मौजूद है? आइए इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। मंसूबे चाहे जो भी हो, सरकार ने सदन में बिल तो पेश कर दिया, लेकिन इसे पास कराने के लिए चुनौतियां सिर्फ सियासी नहीं, जमीनी तौर पर बिल को लागू कराने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। कानून के मुताबिक गांव में रहने वाले 75% व्यक्ति राशन पाने के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए जरूरतमंद लोगों का सटीक चयन कैसे होगा? ये सवाल इसलिए कि पीडीएस में 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, और तो और एक व्यक्ति के नाम पर 901 बीपीएल कार्ड भी पाए गए। हालात कुछ ऐसे कि गरीब को राशन नहीं और अमीर के पास बीपीएल कार्ड हैं। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए? अमेरिका, चीन, जापान और ब्राजील के मुकाबले हमारी उत्पादकता आधी है। ऊपर से भारत की 60% से ज्यादा खेती मानसून के भरोसे है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए हर हाल में हमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी ही होगी। अनाज के रखरखाव की उचित व्यवस्था के चलते सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक लग चुकी है। रखरखाव की कमी के चलते भारी मात्रा में अनाज हर साल खराब हो जाते हैं। चौथी चुनौती है वितरण प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जाए। एक अनुमान के मुताबिक भारत में सस्ते अनाज का 58% राशन काले बाजार में बिक जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में तो काला बाजारी 90% तक है। जाहिर है सरकार को भी इन चुनौतियों का इल्म तो होगा। ऐसे में सवाल ये कि बिल को नाक का सवाल बना लेने वाली सरकार इन चुनौतियों से निपटने को कितनी तैयार है। टीम न्यूज नेशन। क्या एनएसी ने एनसी सक्सेना साहब इन चुनौतियों का जवाब नहीं तलाशने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल, इन्हीं सब बातों के बारे में हमने कई बार शासन में फूड मिनिस्ट्री को लिखा कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक उन बातों में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जी। जैसा कि हमने ये कहा कि देखिए 75% अगर रूरल एरिया को देना है तो 75% यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता। जी। पंजाब में 75% नहीं होगा, उड़ीसा में थोड़ा अधिक होगा, बिहार में अधिक होगा, लेकिन ये अभी तय ही नहीं हो कर पाए हैं कि किस राज्य में कितने लोगों को मिलेगा, फिर किस जिले में कितने लोगों को मिलेगा। ऐसे ही 50% अर्बन एरिया भी सब जगह यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, पॉवर्टी लेवल्स अलग अलग हैं, वो नहीं किया गया है। ये भी हमने कहा कि डुअल प्राइसिंग को समाप्त करने के लिए हमें चाहिए ये कि हम ऐसी योजना बनाएं कंप्यूटराइजेशन के द्वारा, स्मार्ट कार्ड के द्वारा, आधार के द्वारा, जिससे कि हम अगर किसान, हमको अगर 3 रुपए में अनाज चावल मिलना है तो हम 3 रुपए लेके जाएंगे और कार्ड लेके जाएंगे, लेकिन दुकानदार को 20 रुपए में मिलेगा। तो दुकानदार को जब 20 रुपए प्रति किलो में चावल मिलेगा तो उस दुकानदार को ब्लैक करने का कोई इंसेंटिव नहीं होगा। दुकानदार चाहेगा हम जल्दी से जल्दी आपके पास आए। 17 रुपए जो है हमारे कार्ड के माध्यम से ट्रांसफर होंगे, इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वो योजना अभी तक शासन ने कहा कि पहले वो स्कॉलरशिप्स में और पेंशन में लागू करेंगे और फूड में बाद में सोचा जाएगा। बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है ये एक साल तक कुछ नहीं हो सकता, ये एनसी सक्सेना साहब कह रहे हैं। नरसिम्हन साहब, मैं चौधरी साहब के पास भी आऊंगा। आप तो मॉरल ग्राउंड आपका ज्यादा हाई होता अगर आप उस समय ये कहते कि छोड़िए मंत्रियों की बात, आज देश के खाद्य सुरक्षा की बात है, आज किसानों के जमीन अधिग्रहण की बात है, हम सब भूल जाते हैं, इन विधेयक को पारित कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप ज्यादा जनता की नजरों में आ जाते सर। अब तब सरकार को यह लगता कि सारे पार्टियों की तरफ से छूट है, हम जितना लूट मचाना चाहते हैं लूट मचा सकते हैं, तो फूड सिक्योरिटी बिल और जितने सारे बिल सबको पारित करके उसमें भ्रष्टाचार करने की उनको एक तरह से लाइसेंस मिल जाती। सर, आपको डर लगता है कि अगर यूपीए सरकार ने इन दोनों विधेयकों को पारित करा लिया तो आपकी राजनीति खत्म होने वाली है? कम से कम वो फिर से 2014 में ऐसे कोई बात ही नहीं है।
सरकार विधायक पारित करना चाहेगी तो वो भी कर सकती है। नहीं, आपको डर तो लगता है ना कि मनरेगा और ये किसान माफी योजना की तरह इसका भी फायदा तो यूपी ये सब क्या बिना हमने ये दोनों बिल का, आप ये बात भूल रहे हैं, आप राजनीति इसमें राजनीति देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से आप एंकर होकर आप गलत काम कर रहे हैं। आप प्लीज ये समझिए कि हमने भाजपा ने दोनों बिल को समर्थन देने की बात कही है। इसमें हमारी तरफ से किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।